हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके #4 SY BCom सेमेस्टर 3 के बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 के बारे में बात करेंगे। जिसकी बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम से डिमांड कर रहे थे कि बीकॉम का इकोनॉमिक्स चालू करिए। एंड कुछ बच्चों का कमेंट तो ऑलरेडी कंटिन्यू था एंड कुछ बच्चों का कमेंट था सर आप इजी सब्जेक्ट आप पिक कर रहे हो, मीन्स आपने इकोनॉमिक्स नहीं लिया, लॉ नहीं लिया। तो लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए बार बार बच्चों ने कमेंट किया था। फिर भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स लॉ की मुझे अच्छी नॉलेज नहीं है। जब टॉपिक की अच्छी नॉलेज ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज है जो टॉपिक्स की नहीं है, ऑलरेडी मैं पहले खुद से पढ़ता हूँ और इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये नोट्स तुरंत आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आई होप आपको इस तरीके का नोट्स अगर प्रोवाइड करा दिया जाता है, कॉन्सेप्ट करा दिया जाता है तो अपना ओन वर्डिंग लिख सकते हो। और लिख लोगे तो बेस्ट है, क्योंकि मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो टाइम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब जो यहाँ पे लिखा गया वही नोट्स थोड़ा और अच्छे तरीके से दिख रहा है। सिर्फ कंटेंट एक बार आपको रीड कर लेना, जो भी आपके पास पब्लिकेशन है, जो भी पब्लिकेशन है आपके पास। नहीं पॉसिबल हो पाएगा, नहीं आप लिख पाओगे, देन आप मुझे आप कॉमेंट में ऐड कर दें तो आपको दूसरा मीन्स ये तो आपको इस डायग्राम टाइप नोट्स दिख रहा है तो आपको प्रॉपर जैसे एग्जाम में लिखना है उस तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बट मेरे नोट्स कैसे रहते हैं मालूम है, डायरेक्टली वो नोट्स मैं सजेशन देता हूँ, कभी भी मत पढ़ो, पहले ये नोट्स आप पढ़ा करो। ये नोट्स में कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि रटने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल काफी टॉपिक यहाँ पे चलते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर पढ़ भी रहे हो तो वो नोट्स पढ़ो। जैसे मैंने ट्रेड साइकिल का नोट्स प्रोवाइड कराया तो पहले इस तरीके का नोट्स मैं प्रोवाइड कराया ट्रेड साइकिल को। बच्चों को बोला पहले आप ये प्रीफर करो, उसके बाद ही नोट्स पढ़ना। तो ये पढ़ने के बाद नोट्स सिर्फ आपको एक रीड करना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड, एक डाउट बच्चे कमेंट में ऐड करें, इससे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये दो बच्चे बोलेंगे सर ये आपने कहां से टॉपिक पिक कर लिया, मॉड्यूल 3 पे चले गए सीधा। आप ध्यान से सुनना समझना है। अब हर एक चैप्टर का मैंने बोला था आपको मॉड्यूल मिलेगा, बट एग्जाम टाइम आपका नजदीक आ गया, इसीलिए मैं आपके 100% जो फिक्स क्वेश्चन है उसी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। अब ये मत पूछना कि सर #4 करूं, 5th करूं, 6 करूं। अब जो कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी 4, 5, 6, 7 जो भी कंटिन्यू मिलेगी, जहां तक कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन करते जाना है। सब इंपॉर्टेंट ही सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराते जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चंस करना है। ये वीडियो आप देख रहे हो तो सबसे पहले इस तरीके का नोट्स जो ये रेडी ऑलरेडी मैंने बनाया, पढ़ा, अच्छे से किया, उसके बाद ही टॉपिक क्या कर रहा हूं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि अच्छे से इजी तरीके, क्योंकि टॉपिक सबको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 काफी बच्चों को, मैं बोलता हूँ 80 to 85% बच्चे ऐसे जिनको प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक्स में, तो उनके लिए इजी वर्डिंग में कैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, एग्जाम टाइम से पहले भी कोई बच्चा देख रहा है तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ के जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। टॉपिक हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा। स्टैगफ्लेशन मॉड्यूल 3 का कहां पे पूछेगा सर? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा। कहां पे पूछेगा सर? क्वेश्चन नंबर 4 में। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनेगा। स्टैगफ्लेशन क्या है? व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन एंड कॉजेस ऑफ स्टैगफ्लेशन? क्या कारण से, क्या रीजंस हैं स्टैगफ्लेशन होने का? ध्यान रखना, रीजन तो समझ जाओगे। रीजन तो देखो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बट अगर इसकी मीनिंग समझ गए तो ध्यान से सुनना। क्या बोलो? कॉजेस ऑफ स्टैगफ्लेशन, पॉइंट रट लेना है, पॉइंट याद कर लेना है, रट लेना है। रटना भी अब एंडिंग टाइम में तो रटना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर रटने की सजेशन दे रहे, एग्जाम टाइम में तो रटना ही है जो। लेकिन एग्जाम जिनका डिले है थोड़ा सा, तो वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, रीजन भी जान सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे क्यों फिट हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि स्टैगफ्लेशन क्या है। ध्यान से सुनना समझना, यहाँ से मीनिंग को थोड़ा सा जूम करूंगा कैमरे में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? 2 वर्ड से बना है, एक हमारा स्टैग, दूसरा है फ्लेशन। स्टैग मीन्स होता है स्टैग्नेशन से आया है ये टॉपिक, एंड फ्लेशन मीन्स हमारा होता है इन्फ्लेशन। आपने पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई कब आती है या फिर महंगाई कब बढ़ती है। तो एक रीजन हमारे इकोनॉमिक्स में ये भी बोलते हैं कि जब ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, मतलब हर एक बंदे को इन्फ्लेशन के साथ में लोगों को काम भी मिलता है। लोगों को काम मिलेगा, हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई इनकम कमा रहा है, तो हर कोई इनकम कमा रहे तो मतलब उनके पास पैसे आ रहे तो हमारी जो काम करना, मतलब
प्राइसेस हाई होगा, प्राइसेस हाई होगा तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मीन्स महंगाई बढ़ रही है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया। और इसमें इस टॉपिक में पूरा अपोजिट रिलेशन चलता है। हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं कि महंगाई कब बढ़ती है, मीन्स इन्फ्लेशन हमारी कब आती है। इन्फ्लेशन के साथ में ये भी तो मान के चलते हैं, इन्फ्लेशन के साथ में लोगों को काम भी मिल रहा है। काम मिल रहा है तो मतलब इनकम बढ़ रही है, हर किसी के पास इनकम है, हर किसी के पास इनकम आ रही है। इनकम आ रही है तो हमारी प्राइसेस गुड्स की क्या होंगी सर, हाई होंगी। गुड्स की प्राइसेस हाई होना मीन्स हमारी क्या चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है। बट यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये जो स्टैगफ्लेशन लगा, स्टैग मीन्स होता है यहाँ पे ठहराव, रुक गया है। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल हो गया या फिर उसमें स्लो ग्रोथ हो गई है, मतलब बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमे तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और अपोजिट इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस तो हाई हो रहे हैं, उसके साथ में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज वहां पे आपने उल्टा पढ़ा। इन्फ्लेशन के केस में क्या बताया मैंने, हाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चलेगा, हाई एम्प्लॉयमेंट चलेगा, तभी तो महंगाई बढ़ी। बट यहाँ पे इस स्टेज में मीन्स स्टैगफ्लेशन में आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल सा 3 कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने वाला है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी क्या दिखेगी, स्लो दिखेगी, स्टेबल दिखेगी, उस पर एक थोड़ा सा ठहराव दिखाई देगा आपको। एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या दिखेगा, थोड़ी सी स्पीड दिखाई देगी, मीन्स हाई दिखाई देगा। तो पहले बात करेंगे स्टैगफ्लेशन, 2 वर्ड से बना सर, स्टैग एंड इन्फ्लेशन। स्टैग मींस क्या होता है हमारा, मींस स्टैग्नेशन, एंड इन्फ्लेशन मींस इन्फ्लेशन। अब इसका सिंपल मीनिंग सर क्या बोला, क्या बताया आपने, तो मैंने बोला एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जहां पे आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल कभी हुआ है क्या किसी भी कंट्री में, किसी भी ईयर में ऐसा दिखाई दिया है क्या सर, ये चीज पॉसिबल हुई है? तो बिल्कुल पॉसिबल हुई है। ये फर्स्ट टाइम कहां पे दिखाई दिया था, तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स स्ट्रेस यूके में आपको दिखाई दिया था। कौन से ईयर में सर, 1960 में हुआ था, या फर्स्ट टाइम जो आपको दिखाई दिया था स्टैगफ्लेशन। एंड कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इंडिया में भी 1970 से 1980 के बीच में स्टैगफ्लेशन दिखाई दिया था। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मीनिंग पार्ट में आप ये चीज ऐड कर सकते हो, ये इतने पार्ट। अब सीधा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर कॉसेस ऑफ स्टैगफ्लेशन क्या होता है। मीनिंग अगर समझा सर, मीनिंग समझ में आ गया है कि आपकी इन्फ्लेशन रेट हाई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी काफी। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सर इसके, एग्जाम्पल है। पहले तो सप्लाई को आप होल्ड कर दो, सप्लाई सॉक्स कर दो मीन्स सप्लाई को होल्ड रखो, सप्लाई रोक दो, सप्लाई कम कर दो। कैसे कम कर दो सर, सप्लाई आप कम कर रहे हो, सप्लाई जब आप कम करोगे तो मतलब आउटपुट आपका कम हो रहा है ना, सप्लाई तो यही समझ, सप्लाई का मतलब आउटपुट आपका कम, और आउटपुट अगर आपका कम है, सप्लाई आपका कम है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, रीजन ध्यान से समझना, इसलिए डायग्राम में बता के दियो कि एकदम कॉन्सेप्ट समझो। मतलब मैंने प्रोडक्ट इसकी सप्लाई कम किया, ठीक है, सप्लाई कम करो तो मतलब इसके बनाने के लिए वर्कर की भी तो कमी रहेगी, मतलब वर्कर भी तो कम चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा वर्कर रखे क्या बेनिफिट मिलने वाले मेरे को, तो मैं क्या करूंगा एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ वर्कर को हटाने वाला वहां से हटा दूंगा। क्यों, क्योंकि सर मेरी सप्लाई ही कम है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस क्या होंगी सर, हाई होंगी, प्राइसेस हाई होंगी, प्राइसेस क्या होंगी सर, हाई दिखेगी आपको। बट डिमांड तो हमारा कांस्टेंट ही है, डिमांड तो कांस्टेंट है, लोगों की डिमांड तो उतना ही है ना। रीजन क्या हो सकता है, ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, रीजन क्या, प्रैक्टिकल कुछ ऐसा बताइए कि कॉन्सेप्ट समझे। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑयल की प्राइसेस जब हाई होती हैं, 1970 में हुआ था ये चीज यूके में, 1960-70 के आसपास जो हुआ था, ऑयल की प्राइसेस क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। मतलब अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या सर? तो कॉमर्स के स्टूडेंट को इतना तो पता चलना चाहिए कि भाई अगर ऑयल की प्राइसेस है तो काफी इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका क्या दिखेगा, हाई दिखेगा सर, प्रोडक्शन पे लगने वाला कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि ऑयल का यूज हम लोग ऑलरेडी देखा रहेगा, कैरेज इनवर्ड बराबर है कि नहीं, ट्रैवलिंग का भी पार्ट आप बोल सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आप बोल सकते हो। तो मतलब सब में सबसे रिलेशन है जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हाई जा रहा है, मतलब बनाने का खर्चा ही मेरा बढ़ जा रहा है। तो बनाने का खर्चा जब आप बढ़ा दोगे, किसकी वजह से, एक फैक्टर की वजह से, मतलब ऑयल की वजह से क्या हो गया था, ऑयल की प्राइसेस आई तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट दिखाई देता है। ऐसा
नेक्स्ट उसी के बेस पे आप बोल सकते हो कि भाई कॉस्ट पुश, मतलब कॉस्ट में इंक्रीमेंट दिख रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके रखें कि वेजेस रेट आपका हाई हो गया, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी हाई हो गया, अदर इनपुट्स भी हाई हो गया, तो उसका रीजन स्टैगफ्लेशन से कुछ है क्या, कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ने वाला है। सबकी प्राइसेस आप हाई करते जाओगे, सबकी प्राइसेस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस का प्राइस हाई करोगे, अदर इनपुट्स हाई करोगे, सबका प्राइस हाई करोगे, तो कंपनी क्या करेगी भाई? कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी का लॉजिक समझो इधर, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तीनों चारों आपस में थोड़ा सा लिंक करेंगे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट एग्जांपल समझने के लिए। इसका एग्जांपल के लिए आप ये समझो, जैसे यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिमिलर है बट एग्जांपल अलग अलग है, बट एक एग्जांपल आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? लो प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट से, जैसे वेजेस वर्कर्स लोग ने क्या किया, अपना इंक्रीमेंट करा लिया। एक एग्जांपल वेजेस वाला लेके मैं चल रहा हूँ। वेजेस क्या किया उन्होंने, क्या किया, स्ट्राइक पे चले गया और क्या किया, अपना वेजेस बढ़वा लिया। वेजेस जब बढ़वा लिया, ट्रेड यूनियन के थ्रू बढ़वा लिया उन्होंने, अपना वेजेस बढ़वाया, उनकी पगार बढ़ गई, तो कॉमन सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया सर। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, देखो रीजन भी देखो, इसलिए एरो कंटिन्यू चल रहा है। वेजेस इन्होंने बढ़वाया विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड यूनियन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी क्या दिख रही है सर, हाई दिख रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या दिखेगी, हाई दिखेगी। सर ये कैसे होगा, समझ में नहीं आया। ध्यान से देखना, जब वेजेस आप बढ़ाओगे, मान के चलो कंपनी में 20 वर्कर थे या 25, मान के चलो 25 वर्कर्स थे, सबने सैलरी बढ़वा दिया, सबने अपना वेजेस बढ़वाया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 वर्कर के पीछे ज्यादा गया। मतलब हर वर्कर ने जितना भी अपना वेजेस इंक्रीमेंट कराया होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूंगा भाई कि 25 वर्कर ने जब अपना सैलरी वेजेस इंक्रीमेंट कराया तो 5 वर्कर को हटा दूंगा, वहां पे 20 वर्कर से काम चलाऊंगा। मतलब आपने क्या किया, 5 वर्कर को साइड किया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या जा रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। यही तो फीचर्स है, यही तो खासियत है, यही तो पहचान है स्टैगफ्लेशन की पहचान, यही तो बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट हाई दिखाई देगा। तो इस केस में दिखाई देता है आपको। तो आई होप ये देखो, ये कॉन्सेप्ट अब हर में एग्जांपल ना देके, वेजेस था तो वेजेस के एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया। सेम यही रूल आपको टैक्स रेट में भी दिखाई देता है। मतलब इस इनडायरेक्ट मैं ये बोलूं कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होता है, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और डिमांड और सप्लाई में भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। वहां पे हर जगह मैं हर एक टॉपिक की, जैसे ये तीनों सिमिलर ऑलमोस्ट चल रहे हैं तो वहां बता दिया। जैसे सर हायर टैक्स रेट, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया, तो टैक्स देखो ना, इस पे अगर जीएसटी बढ़ा दिया तो कॉमन सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस पे बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या सर, बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई पे कोई इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लिखना, मतलब इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड सप्लाई में गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ा होगा ना, बिल्कुल पढ़ा है सर। इफेक्ट दिखाई देगा हमको वहां पर। आई होप 1 2 3 4 में कोई किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। डाउट कंफ्यूजन रहेगा कमेंट में ऐड कर देना, टॉपिक फिर से रिपीट कर दूंगा। बस आपको मैं ये बोलता हूँ कि ये टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो ना, तो बस ये देखो कि ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो शॉर्ट में लिख के दिखा रहे हो भाई, कैसे स्टेप्स चल रहे, कैसे प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी लिखा हूँ। और क्या रीजन, आपको बस इतना देखना समझना है कि भाई ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंजेस दिख रहा है क्या। दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, उल्टा नहीं तो पता चला अनएम्प्लॉयमेंट की जगह एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज बता रहे हैं। तो ध्यान रखना वो कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या, इन्फ्लेशन में कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या, बस यही रीजन ढूंढना, कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या। तो कॉमन सी बात है दिखेगा ही, वही तो पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट ही वही पढ़ रहे ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर एक्सेसिव रेगुलेशन। जैसे आपने ये बताया था, ये भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में, इसीलिए 2 पॉइंट इसको नहीं किया गया है। टैक्स रेट आपने बढ़ाया तो सेम बोला एक्सेसिव रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा इंटरफेयर करके रखा है। इंटरफेयर मतलब ज्यादा ही प्रॉपर कंट्रोल बना के रख लियो अपने कंपनी के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर। क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, रेजिड लेबर लॉ की जो है उस सब पे एग्जांपल्स रखा गया, कुछ पे आपने एक्सेसिव कंट्रोल बना के रख लिया है। तो एक्सेसिव कंट्रोल बनाने का मतलब है कि सेम देखो कॉस्ट इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब सर कॉस्ट इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब सर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की थोड़ी सी क्या दिखाई देगी,
शॉर्टेज दिखाई देगी। मतलब सर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब शॉर्टेज का मतलब क्या, सप्लाई कम दिखाई देगा आपको। सप्लाई कम दिखाई देगा मतलब आउटपुट कम दिखाई देगा। आउटपुट कम दिखाई देगा सर एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो सर प्राइसेस हाई होगी। प्राइसेस हाई होगी तो डिमांड तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। लिंक ऐड करो आप, लिंक ऐड करो, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। लिंक ऐड करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐड करना है। सर अगला टॉपिक क्या है, डिफिसिट फाइनेंस। कभी कभी हो जाता है इंडिया में 1991-2 के टाइम पे हुआ था। डिफिसिट फाइनेंस मतलब होता है सर गवर्नमेंट ने खर्चा इतना ज्यादा कर दिया कि उनकी इनकम ही कम थी। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। मतलब इनकम टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब जो भी था सोर्स ऑफ इनकम था गवर्नमेंट का कम था, पैसा कम कलेक्ट हुआ और उसके बदले में खर्चा ज्यादा हुआ। तो इससे क्या दिख सकता है सर, इससे ये दिख सकता है मोर डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड हाई हो जाएगी ऐसे केसेस में, एंड प्राइसेस क्या दिखाई देंगी आपको, महंगाई फट 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 बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ती दिखाई देगी आपको। ये तो ऑलरेडी आपने देखा है और जानते हो, सुने हो, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई। फाइनेंस, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में बेनिफिट्स आ जाते हैं सब, बट यहाँ पे अपोजिट टॉपिक चल रहा है हमारा। तो डेफिसिट बजट आएगा, बैलेंस भी तो आएगा नहीं, डेफिसिट बजट आएगा। एंड सोशल बेनिफिट एंड पॉलिसी चेंजेस को मैं एक मान के चलता हूँ, मतलब एग्जाम्पल समझाने का कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो पॉलिसी चेंजेस, सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट नाम बता रहा है, सोशल बेनिफिट। गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी लेके आई भाई कि जो इतने से मीन्स बुजुर्ग लोग हैं उनको पैसा मिलेगा, जो हैंडीकैप पर्सन है उनको कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ मतलब इस तरीके से सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। मतलब लेडीज लोग को कुछ पैसा पर मंथ मिलेगा, ऐसा कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं। एग्जाम्पल में देके रखा हूं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बेनिफिट्स मिलने वाला है। फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा कुछ केसेस में। मिनिमम बेसिक इनकम स्कीम भी कुछ लेके आ रहे हैं, जैसे कुछ टाइम पहले आता था यहाँ पे किसान लोग जो थे उनको अकाउंट में 1 से 2000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट हुआ था, उनके खाते में पैसे आए थे। तो इस तरीके से मतलब कुछ स्कीम लेके आ रहे हो, तो स्कीम लेके आओगे तो उसका रिजल्ट भी तो कुछ दिखेगा भाई। आपने बोल दिया, आप करना चालू कर दिए, तो फिर आपको थोड़ा तो अकाउंटिंग, थोड़ा तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। क्या इफेक्ट दिखेगा सर कि आपकी डिमांड हाई दिखेगी, डिमांड हाई दिखेगी, एंड उसके बदले में उसके कंपेयर में शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। अरे सिंपल सा समझो यार कि जब आप फ्री प्रोवाइड करने लगोगे, फ्री सर्विस दे रहे हो, फ्री सर्विस दे रहे हो, तो कॉमन सी बात है डिमांड हाई होगी। डिमांड हाई होगी तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। उसके इक्वल नहीं पॉसिबल है, उसके प्रपोर्शन में कमी दिखाई देती है, मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी का सेम एग्जांपल आप यहां समझ सकते हो। पॉलिसी चेंजेस, इलेक्शन टाइम आता है, गवर्नमेंट ने बोला फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्री कर दी है। और क्या बेनिफिट दे रहे हैं, इंक्रीज इन द वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरी बढ़ा दो, बेसिक इनकम पॉलिसीज, और किसानों का कर्जा माफ कर दो। कहां से करोगे, कैसे करोगे सर, इतने तो प्रॉमिस कर दिए, वादे कर दिए, हम जीतेंगे, ये करेंगे, हम जीतेंगे, वो करेंगे, आपने देखा रहेगा प्रैक्टिकल। डिमांड क्या हो गई सर, हाई हो गई, लेकिन उसके बदले में, उसके प्रपोर्शन में जो आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था उसमें शॉर्टेज दिखाई देगा। दिखाई देगा क्या सर, बिल्कुल दिखाई देता है आपका। पॉसिबल ही नहीं, आप खुद से सोचो, फ्री बढ़ रही है चीजें तो डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत हाई लेवल भाग जाएगी, एंड आपका गुड्स का जो प्रोडक्शन था, सर्विसेज का जो प्रोडक्शन था, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन लेवल था उसके कंपेयर में, हमारे डिमांड के कंपेयर में कमी दिखाई देती है। तो उसका भी एक रीजन आके कहां पे रुक जाएगा सर। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने इजी वर्डिंग में विथ एग्जांपल उसके रिजल्ट दिखाया, विथ एग्जांपल रिजल्ट दिखा रहा हूँ, रिजल्ट 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 केसेस, रिजल्ट आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो डायग्राम उसी वे में कराएगा, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कैच करो, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। फिर भी किसी पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है किसी बच्चे को, कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूँ जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं पहले तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, समझ लेना है। ये समझ लिए तो इसको जोड़ने की कोशिश करना, इसके साथ इसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉसेस है, क्या क्या कारण है, तो उस कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर दो, और तुरंत ही मेरा नंबर जो बच्चों के पास है पर्सनल मैसेज करके तुरंत नोट्स ले लो। #नंबर 4 ऑलरेडी तुरंत नोट्स रेडी है, अब इसमें डिले नहीं होगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर मैसेज करते आप रिप्लाई नहीं करते हो। इसका नोट्स इधर देखो, आप रेडी है तो नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मतलब नोट्स अगर आप मांगो तो बेस्ट है। मैं ऑलरेडी अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में ढूंढता हूँ आपको समझा पाऊँ, कर पाऊँ, और आप भी इजी
तरीके से कम टाइम में याद कर पाए, समझ पाए, कॉन्सेप्ट को लिख के आ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपके इकोनॉमिक्स के ही बारे में, मीन्स हैशटैग नंबर 5 हमारा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट ऐड करना है, अपने जितने भी डिग्री कॉलेज या SY TY 11 12 MCOM 1 2 जितने भी फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज ग्रुप है, सबको शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि